चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक सर्कुलर लूप की वजह से एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक, ये हमारा वो सर्कुलर लूप है जिसके अंदर एक करंट दौड़ रहा है। मेरे हिसाब से आप करंट ऐसे दौड़ लो, इसके अंदर ये वायर जो मैंने बना रखा है यहाँ पर बोर्ड पर, एक्चुअल में ये एक ऐसा वायर है, ठीक है, लेकिन ये बोर्ड से बाहर ड्रॉ नहीं हो सकता ना, तो साइड से देख रहे हैं इसलिए इसको ऐसा बनाया। एक्चुअल में ये पूरा एक कंप्लीट सर्किल है। ठीक है बात, एक सर्किल है जो ऐसे रखा हुआ है, उसके अंदर करंट ये दौड़ रहा है, दिख रही है मेरे हाथ की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है। एक्सिस वो लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही है, मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर, इसको बोलेंगे एक्सिस। इसी एक्सिस पर हमने लिया एक पॉइंट P। ठीक, एक पॉइंट P लिया, मान लेते वो पॉइंट इस सर्किल के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। ठीक है बात, कोई भी जनरल पॉइंट, इस जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे अब। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आती है। क्योंकि ये सर्कुलर लूप एक बार तो बनकर फिक्स हो जाएगा ना, इसकी रेडियस भी फिक्स हो जाएगी। उस रेडियस को आप मान लीजिए कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, करंट लूप की रेडियस है। इसके अलावा इस लूप में करंट भी दौड़ रहा है, खाली वायर रखा हुआ है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड का असल रीज़न है करंट या मूविंग चार्जेस, पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो इसके अंदर करंट दौड़ना ज़रूरी है ना। तो इसके अंदर मान लीजिए एक करंट दौड़ रहा है और उस करंट की वैल्यू है I। ठीक है, एक करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है और उस करंट को मान लेते हैं कैपिटल I। इसकी रेडियस हो गई R। अब हमें इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपने लास्ट टाइम बायट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था। बायट-सेवर्ट्स लॉ हमें किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है ना। एक्चुअल में ये बायट-सेवर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, मतलब बायट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई होगा यहाँ पर, अप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा, तो ये उसकी एप्लीकेशन हो गई। ठीक, करते हैं बायट-सेवर्ट्स लॉ। बायट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए शायद फॉर्मूला आपको याद हो किसी को, उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी करंट एलिमेंट dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, वो इक्वल होगी μ0/4π IdL क्रॉस R अपॉन R3। ठीक है, इसको ये क्रॉस प्रोडक्ट को भी सॉल्व करके पूरा लिख लेते हैं। IdL साइन थीटा था और R से एक R कट जाएगा तो R² बचेगा। IdL साइन थीटा अपॉन R², ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है बात, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इस लूप पर हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर उस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को उठाकर ऑल ओवर द लूप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, अगर हमें लूप के छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाती, डिफरेंशियल पार्ट की वजह से, ठीक, और पूरे सर्कुलर लूप की निकालनी है, तो उसके लिए हम करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप, अगर आपको छोटे से पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड पता है ना, उसको पूरे को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया? इंटीग्रेशन से डरने वाली बात नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा, देखते रहो। अच्छा, ये खौफ का माहौल हो रहा है, चलो कोई नहीं, क्या पता इंटीग्रेशन हो जाए और इतनी आसानी से हो जाए तो मुझे पता ही ना चले कि इंटीग्रेशन हो गया। खैर चलो, सबसे पहले एक करंट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। मैंने ये सबसे ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट किया, एक छोटा सा पार्ट, DL कह लो इसको। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लिया पूरे सर्किल पर, DL डिफरेंशियल पार्ट। इस DL पार्ट के जो डिस्टेंस है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट की गई है ना। साथ में आप देख भी सकते हैं ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है। इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये R है, ये X है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये √R² + X², ये डिस्टेंस हो जाएगा। इस DL पार्ट की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dB वो हो जाएगी μ0/4π IdL R²। R² क्या है? R होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी हमने निकाल लिया, कितना आया? R² +
एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पर आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख दो, और जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा साइन थीटा। अभी मार्क करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होगी, अभी उसकी डायरेक्शन भी देखनी। बचा साइन थीटा। थीटा जो है वो आर और डी एल के बीच का एंगल होता, ठीक है ना बात। तो जब एक्सिस वाले पॉइंट की बात करेंगे हम, ठीक, एक्सिस वाले पॉइंट के लिए देखो डी एल क्या है, करंट एलिमेंट। तो जब करंट ऐसे घूम रहा है, आपको शुरुआत में बताया था, तो सबसे ऊपर वाली चोटी पर आ जाओ, तो करंट ऐसे जा रहा है और आर ऐसे बन रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, करंट जो घूम रहा है वो तो ऐसे घूम रहा है। मैंने कौन सा पार्ट इसका सेलेक्ट किया हुआ, सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाले पार्ट में करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी आप लोगों की तरफ। ये तो हो गया हमारा डी एल। डी एल की डायरेक्शन वही होती जो करंट की डायरेक्शन होती, यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक है। आर ये है हमारा, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, बावले हो गए तुम ये एंगल 90 नहीं है, 60 बता रहे थे। नीचे वाला भी 60 कैसे हो जाएगा, डी एल और ये तो है हमारा डी एल, ठीक है, और ये है आर। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये 90 डिग्री है ना। हाँ, डी एल और आर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 पुट करना पड़ेगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती है, तो ये गायब भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, सुनते रहो। ये डेरिवेशन मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था कि हर चीज़ समझनी पड़ेगी, जो चीज़ आसान होती है मैं बता देता हूँ। इसमें जहाँ तुम मिस कर गए पूरा ख़राब हो जाएगा डेरिवेशन, इसलिए ध्यान से सुन लो। हर चीज़ में डायरेक्शन, राइट हैंड रूल अप्लाई कर करके निकालनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल अप्लाई करके, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो डी एल क्रॉस आर की डायरेक्शन है ना। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो डी एल क्रॉस आर की डायरेक्शन है। तो डी एल की डायरेक्शन तो ऐसे है आपकी तरफ, और आर है ऐसे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराओ, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड रूल से निकलता। राइट हैंड रूल के हिसाब से डी एल की डायरेक्शन में आपको फिंगर रखनी है, मतलब आपकी तरफ, और ऐसे आर की तरफ कर्ल करो। तो आर उधर सीधा नहीं है, टेढ़ा ऐसे, तो हाथ भी ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा नीचे की तरफ। थंब किधर जा रहा है, ऐसे टेढ़ा थंब जाएगा ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डी बी। एक बार और अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। इस वायर में जो करंट जा रहा है वही डी एल की डायरेक्शन है, हमें निकालना है डी एल क्रॉस आर। तो डी एल तो है आउटवर्ड आपकी तरफ, आर ये सामने बना हुआ है। आर बताओ उसकी डायरेक्शन में जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो ऐसे रखकर हाथ आर की तरफ कर्ल करो, या पाम जो है वो आर की तरफ रखो। तो थंब कैसा जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे ये जा रहा, ठीक। अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए बस, ठीक है। बात समझ में आई। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो सिर्फ इतने से पार्ट की निकाली मैंने, छोटा सा करंट एलिमेंट सेलेक्ट करके। अगर ऐसे ही एक छोटा सा करंट एलिमेंट आप नीचे सेलेक्ट करोगे ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ठीक। ऐसे ही करंट एलिमेंट आप यहाँ पे, क्योंकि वायर तो ऐसे जा रहा है, यहाँ सेलेक्ट करोगे तो उसकी ऐसे बनेगी, वो बना नहीं पाएंगे। बहरहाल पूरी, जैसे कभी तुमने करा हो शायद काम, ये झाड़ू लेकर झाड़ू को उसको ऐसे घुमा देते हैं तो फूल बन जाता ना पूरा, इस टाइप के बनेंगे इसमें वेक्टर्स। बात समझ में आ गई। एक कोन बनकर तैयार होगा, कोन, यहाँ पर कोन बनेगा और बीच का एंगल जो है वो फिक्स रहेगा। कितना होगा बीच का एंगल, जितना ये है उतना ही एंगल होगा। खैर बहरहाल
बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए ध्यान सुन लो। ऊपर अगर हमने करंट एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऐसे। अगर एक पार्ट ऊपर है तो इसके एक जस्ट नीचे भी होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। अगर पूरे वायर का आप हिसाब लगाओगे ना, एक पॉइंट आपने ऊपर लिया तो एक नीचे भी होगा, एक आप सामने लेंगे तो एक पीछे भी होगा। मतलब हर एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक उसके जस्ट अपोजिट इस टाइप की आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। एक अगर आप यहाँ बनाएंगे ऐसे टेढ़ी तो एक उधर भी बनेगी, एक पूरा कोन तैयार होगा, बहुत सारे जिसके अंदर वेक्टर्स होंगे। अगर सुनो इधर सुनो, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, 180 है ना, ये वाला हमें पता है 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो वो बचा हुआ थीटा होगा, क्योंकि पूरा 180 होना है। ठीक है बात। अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा सपोज कर लूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस डीबी के आप दो कंपोनेंट तोड़ दो, एक तो एक्सिस के अलोंग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक तो कंपोनेंट ये आएगा जिसे आप डीबी कॉस थीटा बोल सकते हैं, और एक कंपोनेंट आएगा ये ऊपर की तरफ जिसे आप डीबी साइन थीटा बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? और सुनो, अभी जैसे इस वाले वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट तोड़े, एक डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा, इसी तरीके से एक ये जो नीचे जा रहा है इसके भी तो दो कंपोनेंट टूट सकते हैं। एक तो ये आ जाएगा डीबी कॉस थीटा और एक इधर आएगा, वो क्या होगा, डीबी साइन थीटा। कोई दिल कर रहा है इनको कट करने का? काट दो। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं और इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वली कैंसिल आउट कर देंगे, ये खत्म हो जाएंगे, बस ये बचेगा डीबी कॉस थीटा। मैंने दो का एग्जाम्पल लिया और मैंने ये बताया कि हर एक के लिए दूसरा उसके अपोजिट मौजूद होगा, तो ये जितने भी बनेंगे ना पूरे, सबके वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे। इसका वर्टिकल इसके वर्टिकल से कैंसिल होगा, जो यहाँ पे ऐसे बनेगा उसका वर्टिकल एक पीछे को भी बनेगा, उसके वर्टिकल से कैंसिल होगा। सारे के सारे वर्टिकल जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सबका एक कॉमन रहेगा, ये डीबी कॉस थीटा। इस डीबी कॉस थीटा को आप डीबी एक्स मान लो चाहे, यही हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालनी है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है ये डी बी एक्स, जिसकी वैल्यू है डी बी कॉस थीटा के बराबर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते एक बार कर लेते, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें। ठीक, डी बी एक्स अगर हम निकालेंगे तो डी बी एक्स आ जाएगा हमारा डी बी कॉस थीटा। डी बी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, कॉस थीटा और चाहिए, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कॉस थीटा पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें कॉस थीटा लगा दो आप इस वाले ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस थीटा के हिसाब से बेस ही हो जाएगा और परपेंडिकुलर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही आएगी कॉस थीटा की वैल्यू, कुछ और तो नहीं आ रही? हाँ भाई, पढ़ रखा तुमने कॉस थीटा क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के बराबर वाला ये तो होता बेस, पता है? कहाँ खो रही हो? पता है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। दोनों पुट कर दो यहाँ पर, पुट पाट करके क्या बचेगा? डीबी की जगह पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन अंडर रूट, ये तो स्क्वायर होकर कैंसिल का हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा ये है आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, इतने मत खो भाई, इसे और थोड़ा सॉल्व कर लो। आप देख रहे हैं ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर इसकी पावर है 1 और यहाँ पर है हाफ। ठीक है, 1 और 1.5 आधा मिलके 1.5 बन जाएगा, पावर 1.5 हो जाएगी।
ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर आ जाएगा आई डी एल इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1.5 3/2। ठीक है, ये आ गई डी बी एक्स की वैल्यू। अगर आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कभी भी आपको डिफरेंशियल पार्ट गिवन है, ठीक, डिफरेंशियल पार्ट का मतलब ये डी बी एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, डी वाई, और इससे आपको कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। ये डिफरेंशियल पार्ट होता है बहुत छोटा पार्ट, पूरे की निकालने के लिए करते हैं हम इसको इंटीग्रेट, तो उठाकर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी बी एक्स की तो ऑन इंटीग्रेशन करते हैं इसका, डी बी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी एक्स, ठीक, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन में, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, पहले तो लिख ही देता, चलो पूरे को इधर भी लिख ही दो, ये डी बी एक्स हो गया इंटीग्रेशन में, और इधर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, डी बी एक्स का सुन लो तुम्हारा सही है, जो चीज़ मज़ा ना आवे, समझ में ना आवे, उसका मज़ा नहीं। ये सब बाहर निकालो इंटीग्रेशन से, जितने भी कांस्टेंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे पता चलता, ये जो डी एल है ना, ये है हमारा वेरिएबल, ये हमेशा इंटीग्रेशन में दिखाई देगा आपको। आप इसको चेंज करके देखो, डी एल मतलब पूरी लेंथ है उसकी, वो सर्किल के फॉर्म में जो है, उस सर्किल पर पूरे पर चलो, आप देखो इनमें से कौन कौन सी वैल्यू बदल रही है। जो नहीं बदल रही वो कांस्टेंट है इसके रेस्पेक्ट में, बाकी सब वेरिएबल है। मतलब आप ऐसे सर्किल में घूमेंगे तो देखो आर बदल रहा है नहीं बदल रहा, नहीं बदलेगा, एक्स बदल रहा है नहीं बदल रहा, तो ये सर्किल में एक्सिस से हर पॉइंट बराबर ही डिस्टेंस पर होगा, सबका डिस्टेंस ये होगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स भी नहीं बदलेगा, और कुछ बदलेगा, बट डी एल तो है ही खुद, डी एल बचेगा, बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये भी चेंज नहीं होगा, ये मीडियम के कांस्टेंट है, मीडियम नहीं बदल रहा तो ये भी नहीं बदलेगा, तो ये सब बाहर आ जाएंगे। करंट एक लूप में एक ही वैल्यू होती है करंट की, क्योंकि सिंगल तार है ना, सिंगल वायर, तो हो जाएगा आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा सिर्फ डी एल। डी एल हमने लिया था उस वायर का एक छोटा सा पार्ट, छोटे सा लेंथ डी एल, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन होगा पूरी कंप्लीट लेंथ, और पूरी कंप्लीट लेंथ कितनी होगी उस वायर की, उसके सरकमफेरेंस के बराबर, लेंथ एल कह लो, या रेडियस की फॉर्म में निकालें तो 2 पाई आर जो उसका सरकमफेरेंस होगा। तो डी एल के इंटीग्रेशन को आप इसकी पूरे की लेंथ मतलब 2 पाई आर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, आए तो इसके अंदर कट तो नहीं, आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। ठीक, तो ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई से ये कट जाएगा, 2 बार है ना, क्या बचेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। ना देखो एक्सिस पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये आई है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, पावर 1.5 आ गई। ठीक, अगर हम सेंटर पर निकालें, ये पॉइंट जितना दूर होगा एक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी, इस पॉइंट को धीरे धीरे पास लाओ। ठीक है,
जितनी पास लाएंगे x कम होता चला जाएगा, क्योंकि x सेंटर से दूरी है। इस पॉइंट को अगर मैं P पॉइंट को इतना करीब ले आऊँ बिल्कुल सेंटर पर, तो x कितना हो जाएगा? 0। x कितना हो जाएगा? 0। अगर आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसी फॉर्मूले में x को 0 पुट कर दो, सेंटर पर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी Bx एट सेंटर, उसके लिए आपको करना पड़ेगा x रख दो इसमें 0। चलिए तो x रखते हैं, कितनी आएगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। ये हो जाएगा ना। 0 प्लस हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, 0 आप ऐड कर दो, आर स्क्वायर प्लस 0 आर स्क्वायर ही होता, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो पावर के ऊपर पावर जब होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है आप में, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर की पावर 3 बचेगी। तो ये बचेगा आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, स्क्वायर से ये भी काट दो, एक पावर बचेगी, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो याद रखना ये फॉर्मूला आप। सर्कुलर लूप के सेंटर पर अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले कोई, तो ये बतानी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, याद रहेगा। किसी भी चौराहे पे, किसी भी गली के नुक्कड़ पर कोई रुका के अगर पूछ ले तो यही बताना।